विहान और उसका पूरा परिवार इस वक्त अस्पताल में था और अंदर मुकुल का इलाज चल रहा था। सब परेशान थे, पर विहान के चेहरे पर परेशानी के साथ कुछ और भी था जो समझ से परे था। तभी विहान की माँ का उससे आरिका के बारे में सवाल करना कि वो कहाँ है, जिसका जवाब विहान के पास नहीं था। तभी रिद्धिमा आगे आते हुए कहती है, राइट मामी जी, आरिका कहाँ है? कितनी देर हो गई है पर अब तक नजर नहीं आई। सुबह से गायब है, पर किसी को कोई खबर ही नहीं। और उसे तो ज़रूरत ही नहीं कि किसी को बताकर जाए कि कहाँ जा रही है या कब तक आएगी। आखिर क्या ही फर्क पड़ता है उसे कि आप या कोई और उसके लिए परेशान भी हो रहा होगा। वैसे बुरा मत मानिएगा, पर आपने ना कुछ ज़्यादा ही छूट नहीं दे रखा है हारिका को। सर ही चढ़ा रखा है हारिका को। मामी जी आपने, देखिए अभी भी वक्त है, ज़रा ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कहीं उड़ जाए आपकी बहू, आपकी दी आज़ादी का नाजायज फ़ायदा उठाकर। ये सब कहते हुए रिद्धिमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, आरका के खिलाफ भड़काने की। और तभी मीरा कहती है, सही कह रही हैं आप भाभी। मैं भी ये बात न जाने कब से बुआ जी से कहना चाहती थी, पर कह ही नहीं पाती थी। वो क्या है ना, आपकी तरह शब्द नहीं है ना मेरे पास अपनी बात कहने का, और ना ऐसे संस्कार कि किसी के पीठ पीछे उसकी चुगली की जाए या उसके अपनों को भड़काया जाए उसके खिलाफ। और ना ही बुआ जी से कभी ये कह पाई कि जरा ध्यान दें अपने आसपास के लोगों पर, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और जो ज़्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करे वो तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारा पूरा घर जानता है कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, है ना भाभी? मैं सही कह रही हूँ ना? मीरा की बातों को सुनकर रिद्धिमा को गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझ गई थी कि मीरा के कहने का मतलब क्या था और किसके लिए था। वो मीरा की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, उम्र के हिसाब से बात करनी चाहिए मीरा। छोटी हो छोटी बनकर रहो, ज़्यादा बड़ी मत बनो। जिस पर मीरा भी उसकी उसी उंगली को थोड़ा नीचे की तरफ करते हुए कहती है, सेम यही बात आप पर भी लागू होती है भाभी। आप बड़े हो तो बड़े जैसे बनो, कह देने से कोई बड़ा नहीं होता। कभी कभी उम्र सोच के मोहताज बन जाती है। आप बड़ी हो ना, तो आपको इस वक्त फिक्र होनी चाहिए कि हारिका भाभी यहाँ नहीं है तो कहाँ है, किसी परेशानी में तो नहीं है। पर नहीं, आपको तो हमेशा मौका चाहिए उनको सबकी नज़रों में गिराने का, जबकि वो तो सबसे पहले ही दूर रहती हैं। फिर भी मीरा ये सब थोड़ा गुस्से में कहती है। और वहीं रिद्धिमा और मीरा के आपस में हो रही बहस को सुनकर मीरा की माँ कहती हैं, बस करो तुम दोनों, ना समय देखना है और ना जगह। एक तो पहले ही मुकुल की ऐसी हालत, दूसरा आरिका कहाँ है कुछ पता नहीं, और तुम दोनों आपस में बहस करने लगी हो। यही सब करना है तो जाओ घर और करो जी भरकर बहस। नहीं है वहाँ कोई भी रोकने वाला, पर फिलहाल यहाँ चुप रहो। वो ये सब कह ही रही थी कि तभी एक नर्स आकर कहती है, प्लीज आप लोग चुप रहें, बहुत आवाज आ रही है, डॉक्टर नाराज हो रहे हैं। वहीं कुछ दूरी पर विहान ने सबसे थोड़ा दूर जाकर अपने फोन पर बात कर रहा था, और फोन कटकर उन सब की ओर देखकर कहता है, ये फैमिली ड्रामा आप लोग बंद करें। तभी वो नर्स से कहता है, मेरा दोस्त कैसा है? जिस पर नर्स कहती है, वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, वो इतना शोर सुनकर मुझे आना पड़ा। ये कहकर वो चली जाती है, और कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और बयान को देखकर कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेस रहा, लेकिन पेशेंट अभी बेहोश है, और जब तक वो होश में नहीं आ जाते कुछ भी कहना मुश्किल है। उनकी बाकी की कंडीशन होश में आने के बाद ही कह सकते हैं। बयान बस हाँ में अपना सिर हिला सबसे कहता है, आप सब यहाँ से जाएं, मैं हूँ। कोई कुछ कहता उससे पहले ही बिहान कहता है, एक बात, बस एक ही बार, तो जाइए सब, और मैं सब देख लूंगा। बिहान की माँ कहती हैं, पर बेटा आरिका? जिस पर बिहान कहता है, वो अपनी एक दोस्त के घर पर है, कुछ जरूरी काम था और शायद कुछ दिन रुकेगी। मेरी बात हो गई है। बिहान ने सच कहा था या झूठ, पर सबको लगा कि बिहान ने कहा है तो सच ही होगा, इसलिए सब चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद बिहान चेयर पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, और तभी उसका ध्यान एक फ़ोटो की तरफ गया। ये उसी दिन की फ़ोटो थी जब उसके घर में पूजा थी, और बिहान आरिका की मांग भर रहा था, और आरिका की आंखें उस वक्त बंद थी और बिहान की नज़रें उसके चेहरे पर। यह फ़ोटो शायद मीरा ने ही ली थी। बिहान बहुत गौर से वो फ़ोटो देख रहा था, और फिर कब उसकी उंगलियां उस फ़ोटो पर घूमने लगी उसे समझ ही नहीं आया। उसे इस वक्त उस फ़ोटो को देखना बहुत अच्छा लग रहा था, या यह कहें
उन दोनों की साथ वाली तस्वीर को देखना अच्छा लग रहा था। बिहान जिसके चेहरे पर जल्दी किसी तरह के भाव नहीं आते थे, वहाँ आज कुछ एहसास नजर आ रहे थे जो आरिका के लिए थे, और शायद जिससे इस वक्त बिहान भी अनजान था कि वो किन एहसासों और नजरों से आरिका की फोटो को देख रहा था। यह रात इसी तरह बीती, मुकुल को होश नहीं आया था। बिहान अभी चेयर पर बैठा था और फोन पर वहीं उसकी आरिका की फोटो थी, पर बिहान की आंखें बंद, शायद फोटो को देखते देखते ही सो गया था। तभी उसका फोन बजा। बिहान ने नींद में ही फोन अपने कान से लगाया और जैसे ही हेलो कहा, अचानक से दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और बिहान जो नींद में था वो एक झटके में अपनी चेयर से उठता है और कहता है, तुम ध्यान रखो, मैं आता हूँ। और ये कहकर वो जल्दी से निकल गया। इधर दूर खुले आसमान के नीचे एक लड़की खड़ी थी, बाल पूरी तरह से खुले जो कमर तक आ रहे थे, जीन्स और टी शर्ट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, एकटक सामने की तरफ देख रही थी। चेहरा बिल्कुल शांत, पर आंखों में क्या था वो उस चश्मे की वजह से नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की कुछ देर वहां खड़ी रहती है, मानो कुछ सोच रही है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे भी लेने पड़ते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं होता, पर वो फैसले करने पड़ते हैं क्योंकि ये वक्त की मांग होती है। अब देखना यह है कि यह फैसला कहाँ लेकर जाएगा। ये कहते उसके गालों पर पानी जैसा कुछ बहा, जो शायद उसके आंसू थे, जो उस चश्मे की वजह से लाख छुप जाएं, पर कब तक खुद को छुपा पाते। वो लड़की अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में, क्योंकि ये कमजोरों की निशानी है। और फिर एकदम से पलटकर कुछ दूर पर खड़ी बाइक पर बैठती है और तेज रफ्तार से उस बाइक को लेकर निकल जाती है। जिंदगी कब किसके नसीब में क्या लिख जाए ये कोई नहीं जानता। लगता तो है कि सब ठीक है, या नहीं है तो हो जाएगा। हम सब सोच तक लेते हैं अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में, कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर होता वो है जो कभी भी नहीं सोचा होता है। ये हकीकत है। कुछ अपने साथ छोड़ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाती है, तो सिर्फ तस्वीरें और उनके साथ बिताई खट्टी मीठी खूबसूरत यादें। पर नहीं साथ रहता तो वो इंसान जो जिंदगी की वजह था। पर हमें ये बातें तब समझ आती हैं जब कोई खास हमसे दूर होता है। ये बात अभी बिहान को समझ नहीं आई थी। बिहान मुकुल के घर पर पहुंचा, क्योंकि अस्पताल में जो फोन कॉल आया था वो मुकुल के घर से ही आया था, और उस इंसान ने जो कुछ भी कहा था वो सुनने के बाद बिहान एक पल भी नहीं रुका वहाँ, और जल्दी से निकल गया। कुछ ही देर में उसकी कार मुकुल के घर के बाहर थी। घर के अंदर बिहान एक कमरे में खड़ा था और बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी और एक डॉक्टर उसको चेक कर रही थी, और वो लड़की कोई और नहीं, नैना थी। बिहान डॉक्टर को बहुत ध्यान से देख रहा था और फिर नैना को। पर एक अजीब बात यह थी कि आज उसकी आंखों में नैना को लेकर उसकी चिंता जरूर थी, पर वो एहसास नहीं जो पहले थे, जिसका अंदाजा इस वक्त बिहान को भी नहीं था। डॉक्टर नैना के सर पर लगी चोट पर दवा लगाते हैं और उसके हाथों में ड्रिप लगाते हुए बिहान से कहते हैं, मैंने इनके हाथों में मेडिसिन वाली ड्रिप लगाई है, और आप तब तक इनका ध्यान रखें कि इनको जैसे ही होश आए कुछ खिला दीजिएगा। फिर वो बिहान के पास आते हुए कहते हैं, शायद इनको पुराना कुछ याद आ रहा है, जिस वजह से ये अचानक से पैनिक करने लगी हैं। जो कुछ भी इनके आज में हुआ वो उसे भी पूरी तरह से भुला नहीं पाई हैं, और उसके लिए रिकवर होने में वक्त लगेगा। पर इनकी पुरानी जिंदगी के पल अब इनको याद आने का मतलब है कि इनकी याददाश्त आ रही है। पूरी तरह से नहीं, पर जल्दी इनको सब कुछ याद आ जाएगा। पर अब आपको इनका पहले से भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक साथ दो जिंदगी के बीच का सफ़र तय करेंगी। मैं अब चलता हूँ, कोई परेशानी हो तो फ़ोन कीजिएगा। यह कह वो डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर की बात सुनकर बियान अपना सर हाँ में हिला आगे बढ़ जाता है। वो नैना के पास आकर बैठता है, पर दूरी अभी थी। वो बहुत ध्यान से नैना की तरफ देख रहा था। आज नैना बिल्कुल शांत बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद। बियान नैना की तरफ देखकर कहता है, पता नहीं क्यों, क्या है ये सब, और क्यों है, पर कुछ है जो ठीक नहीं है। तुम ठीक होती तो मेरी परेशानी को बिना मेरे कहे समझ जाती, हमेशा की तरह। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, बहुत गलत, और इसके लिए उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, पर उस वक्त जो सही लगा वो किया। मैंने उसे सजा दिया, उसके साथ भी वही किया जो जरूरी था। पर पता नहीं क्यों
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए सही करने के चक्कर में मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया। नहीं पता क्यों, पर मेरे दिल में बार बार ये बात आ रही है कि मैं सही नहीं हूँ। ऐसा क्यों है नहीं पता और ना जानना चाहता हूँ, पर ये दिल बार बार मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं गलत हूँ। तुम बताओ ना, क्या सच में मैं गलत हूँ नैना? और कैसे मैं गलत हूँ? उन दोनों बहनों ने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने बस उसकी ही सजा दी। तो फिर मुझे अच्छा लगना चाहिए, तो फिर क्यों बुरा लगता है? उसे बेशक कुछ भी गलत कह दूं, पर ये दिल हमेशा कहता है कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। जानती हो, कल जब पता चला कि किसी लड़की की लाश मिली, तो मैं ही जानता हूँ कि मेरा दिल मानो धड़कना बंद कर दिया। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। क्यों? उसके दूर होने के नाम पर से इतनी बेचैनी होने लगी। क्यों नैना? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। फिर ये बेचैनी, ये तड़प उस लड़की के लिए क्यों? क्यों? म्यान आज अपने दिल की बातें कर रहा था नैना से, जो बेहोश थी। कुछ देर इसी तरह बात करने के बाद म्यान को थोड़ा अच्छा लगा। न जाने कितने दिनों से दिल में एक बेचैनी थी, वो बेचैनी दिल की बात करने से थोड़ी कम हो गई थी। म्यान नैना के सिर पर अपना हाथ फेरता है और फिर वहां से चला जाता है। म्यान के जाने के बाद नैना की बंद आंखों से आंसू की एक धार बहकर उसके गालों पर लुढ़क आई। अब ये आंसू म्यान की बातों को सुनकर थे या पुरानी कुछ बातें याद आने का, अब ये तो नैना ही जानती थी। इधर अस्पताल में मुकुल को अब तक होश आ चुका था और म्यान ठीक उसके सामने ही खड़ा था और उसे देख रहा था। यह कहीं कुछ जानना चाहता था। मुकुल भी सब समझ रहा था। आखिर जिगरी यार जो था, वो म्यान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या? ऐसे क्या घूर कर देख रहा है मुझे? मेरे होश में आने पर झटका लग गया क्या? देख, ऐसे देखेगा तो दोबारा से मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर रहना घूमते अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर। मुकुल की बातों को सुनकर बयान घूर कर उसे देखता है और कहता है, लगता है दिमाग पर ज्यादा ही चोट आ गई है, तभी ज्यादा बकवास कर रहा है। अब चुप होगा इज्जत से, या मैं करूँ चुप? बयान की बातों को सुनकर मुकुल मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, चुप हो जाता हूँ। डॉक्टर बयान से मुकुल के बारे में कुछ जरूरी बात करने के लिए बयान को अपने साथ कमरे से बाहर लेकर जाते हैं और वहीं बयान को बाहर जाते देख मुकुल खुद से कहता है, जानता हूँ बहुत सवाल है तेरे पास मुझसे जानने के लिए, पर माफ करना, अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मुझे पता चला है वो अधूरा सच है और अधूरा सच हानिकारक होता है। इसलिए जब तक सारा सच नहीं जान जाता, कुछ भी नहीं बता सकता। और यही चाहता हूँ कि जो सच मुझे पता चला वो झूठ हो, क्योंकि अगर सच निकला तो तू कैसे बर्दाश्त करेगा मेरे यार? मुकुल ये सब कहते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, मानो जल्द कोई गहरा सच सामने आने को तैयार था जो म्यान से जुड़ा था। म्यान इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठा था और डॉक्टर उसके ठीक सामने, और वो म्यान के सामने एक फाइल आगे करते हुए कहते हैं, यह है आपके दोस्त और हमारे पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट। हमने उनके सारे टेस्ट कर लिए हैं और सारे टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं, पर चोट ज़्यादा ही आने की वजह से उनको पूरी तरीके से रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है। बाकी उनके जो भी मेडिसिन वगैरह है वो सब फाइल में लिखा हुआ है, और जैसा कि आप चाहते थे पेशेंट को अपने साथ ले जाना, तो आप ले जा सकते हैं, पर उनके साथ हमारी तरफ से भेजी एक नर्स जाएगी, क्योंकि इस वक्त उनको किसी अनुभवी इंसान की ज़रूरत है जो पूरी तरह से उनका ख्याल रख सके। डॉक्टर अपनी बात ख़त्म करते हैं तो बिहान कहता है, ओके, मैं आज ही ले जाना चाहता हूँ, और डोंट वरी, वहाँ पर भी हर एक फैसिलिटी होगी जो भी यहाँ है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप तो हैं ही, राइट? बिहान की बात सुनकर वो डॉक्टर कहते हैं, जी। बिहान अब अपनी चेयर से उठता है और डॉक्टर के केबिन से बाहर आ जाता है। इधर दूसरी तरफ वही लड़की जिसका जिक्र पिछले भाग में भी किया था, वो इस वक्त एक घर में थी। घर छोटा था पर खूबसूरत था। वो इस वक्त एक कमरे में बैठी थी और अपने गोद में अपना लैपटॉप लिए बैठी थी। उसकी नज़रें पूरी तरह से अपने सामने रखे लैपटॉप स्क्रीन पर थीं। शायद कुछ ज़रूरी काम कर रही थी और लैपटॉप पर उसकी उंगलियां इतनी तेज रफ्तार से चल रही थीं, मानो कितनी जानकार थी इस बारे में। वो काम कर ही रही थी कि उसके कमरे का गेट खुला और करीब 50 वर्ष की महिला वहां आती है, जिन्होंने एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी, हाथों में एक कड़ा, माथे पर बिंदी और बालों का जोड़ा बना रखा था। उनके हाथों में इस वक्त एक खाने से भरी एक प्लेट थी, जो शायद उस लड़की के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी।
वो कमरे में आती हैं तो उस लड़की को इतने ध्यान से लैपटॉप पर काम करते देख अपना सरनामे हिलाते हुए कहती हैं, ये लड़की कभी भी नहीं बदल सकती, हमेशा काम। फिर उस लड़की के पास आकर अपने हाथ में लिया प्लेट रखते हुए कहती हैं, काम करना बहुत अच्छी बात है, पर इस काम में खुद की ज़रूरतों को भूल जाना बहुत गलत बात है। काम इंसान के लिए है और इंसान काम के लिए, पर कुछ भी अगर लगातार किया जाए तो थक जाता है। अपनी बात कह वो चुप हो जाती हैं तो वो लड़की अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, आपकी हर बात सही है माई, पर कुछ काम सही वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर सही वक्त कभी नहीं आता। फिर लैपटॉप साइड में रखकर खाने की प्लेट अपने हाथ में लेती हैं जिसमें उसकी पसंद का राजमा चावल था। वो उसे खाते हुए कहती है, कहना पड़ेगा माई कि वक्त बेशक आगे निकल गया, पर आपके हाथों में जो टेस्ट था वो आज भी वही है। अपना खाना खत्म कर वो प्लेट लेकर बाहर जाते हुए कहती है, 2 दिन बाद वो लोग भी आ रहे हैं माई, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे और इस बार आप भी हमारे साथ जाएंगी, और इस बार कोई बहाना नहीं। ये कह वो चली जाती है। उस लड़की की बात सुनकर माई कहती है, पता नहीं इस बच्ची की जिंदगी में और कितनी परेशानी और टेंशन है। सबकी खुशी के लिए सोचती है पर खुद के वक्त सब भूल जाती है। भगवान इस बच्ची की जिंदगी में भी खुशियाँ लिख दो। ये कह वो ऊपर की तरफ देख अपने दोनों हाथ जोड़ लेती हैं। इधर बिहान मुकुल को अपने घर ले आया था और उसके रहने और उसकी ज़रूरत के हिसाब से हर मेडिकल सुविधा उसके कमरे में अरेंज करवा दी थी। नैना कैसे मुकुल के घर अकेली रहती तो उसके लिए भी एक कमरा रेडी करवा दिया था। वो इसलिए ताकि अब ये सब उसकी नज़रों के सामने रहे और किसी के साथ कुछ गलत ना हो। बिहान अपने कमरे में था और उसकी नज़रें एकटक आईने की तरफ देख रही थी। उसे उस आईने में आरिका का अक्स नजर आ रहा था और उसे देख उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। वो धीरे से कहता है, कहाँ हो तुम? मैं जानता हूँ वो तुम नहीं थी, क्योंकि ये बात मेरा दिल नहीं माना, लेकिन तुम हो कहाँ? हर जगह तलाश करवा रहा हूँ पर तुम्हारी कोई खबर नहीं। आखिर ऐसी कौन सी जगह पर तुम चली गई हो जहाँ मेरी पहुँच नहीं जा पा रही है? नहीं पता क्यों क्यों तुम्हारी तलाश है, पर बस है। नहीं पता कि क्यों इतना बेचैन है मेरा दिल तुम्हें देखने को, पर बस है। जब तुम सामने थी तो ये एहसास कभी नहीं हुए जो तुम्हारे दूर जाने पर है, पर इस दिल का ना चाहते हुए भी सुकून बन गई हो तुम। नफरत करता था तुमसे, पर अब, ये कहते वो एकदम से चुप हो गया और फिर थोड़ा रुककर बोला कि उस नफरत को तुमने खत्म करना शुरू कर दिया। क्यों कर रही हो तुम? पर तुम वो पहली हो जो बयान सिंह राजावत के दिल और दिमाग से खेल गई। पर जल्द तुम मेरे सामने होगी और मेरे हर सवाल का जवाब मैं तुमसे लूँगा। तब तक तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो तुम्हें, क्योंकि जिस दिन तुम मुझे मिल गई उस दिन तुम्हारी आज़ादी ख़त्म और गुलामी शुरू। मेरे इस घर, इस कमरे और मेरे इस दिल पर। ये बोलते बोलते वो अचानक से खामोश हो गया और उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल रहा है। वो अपने दिमाग को झटक बाथरूम में चला गया। बिहान के घर पर इस वक्त अनिकेत आया हुआ था और उसे मुकुल के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो भी हैरान था। उसकी नज़रें रिद्धिमा पर गईं जो उसे ही देख रही थी। वो सबके सामने अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए कहता है, पता नहीं मुकुल ने भी बियान के साथ रहते हुए कितने दुश्मन बना लिए। जरूर उनमें से ही कोई होगा, वरना कोई क्यों ही ये सब करेगा। कुछ देर इसी तरह बात चल रही थी और तभी रिद्धिमा सबकी तरफ देखकर कहती है, सॉरी एवरीवन, वो एक्चुअली मुझे अपने भाई से कुछ अर्जेंट और पर्सनली बात करनी है, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और फिर अनिकेत की तरफ देख इशारा करती है। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि रिद्धिमा और अनिकेत सगे भाई बहन थे, तो आपस में बातचीत कोई बड़ी बात नहीं थी। अनिकेत भी रिद्धिमा का इशारा समझ रिद्धिमा के कमरे की तरफ जाने लगा और तभी एकदम से कुछ देख उसके कदम रुक गए और आंखों में हैरानी के साथ डर के भाव भी थे। वहीं जब आगे जाती रिद्धिमा पीछे पलट कर देखती है कि अनिकेत एक जगह पर रुक गया है, तो वो गुस्से से पीछे पलटी और अपने कदम पीछे ले अनिकेत के पास आती है और उसका हाथ कसकर थाम एक तरह से खींचते हुए अपने कमरे में लेकर जाती है और कमरे का गेट गुस्से से बंद कर देती है। रिद्धिमा और अनिकेत इस वक्त आमने सामने खड़े थे और जहां अनिकेत के चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव थे, वहीं रिद्धिमा का चेहरा गुस्से से भरा था। वो गुस्से के साथ अनिकेत से कहती है, क्या जरूरत थी अनिकेत तुम्हें उस मुकुल के साथ ऐसा कुछ भी करने की? पता है ना वो कौन है? वो उस बिहान का ना बस दोस्त है बल्कि भाई जैसा है। उसके लिए वो किसी की जान लेने से पहले एक सेकंड नहीं लगाएगा। फिर क्या जरूरत थी कुछ करने की? और किया भी तो क्या?
एक बार ही इस बारे में मुझे कुछ बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? बोलो, अब चुप क्यों हो? जब इतना कुछ करने में नहीं सोचा तो जवाब देने में क्यों चुप हो? कुछ कहते क्यों नहीं? रिद्धिमा गुस्से से अनिकेत पर चीखती है, जबकि उसका कमरा साउंड प्रूफ था। शायद इसलिए ही अंदर की कोई भी बात बाहर नहीं सुनाई दी। नहीं किया मैंने कुछ, समझी तुम? और उस मुकुल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। समझी तुम? नहीं किया मैंने उस मुकुल का एक्सीडेंट। और कुछ कहूँ तब ना, जब तुम मुझे कुछ बोलने दोगी। जब से आई हो बस सुना ही रही हो। बोलने का मौका कहाँ दिया? और मैं अच्छे से जानता हूँ मुकुल उस बयान के लिए क्या है। और ये बात आज से नहीं, बहुत समय से। इसलिए मुझे ज्यादा बताने और समझाने की कोशिश मत करो। अरे, और किसी पर विश्वास नहीं है तो कम से कम अपने भाई पर तो एटलीस्ट ट्रस्ट कर ही सकती हो ना तुम। पर नहीं, तुम्हें अपने अलावा नजर ही कब कोई आता है जो आज नजर आएगा। तभी तो एक बार भी कुछ पूछने से पहले सीधा इल्जाम ही लगा दिया। इस बार अनिकेत भी गुस्से में था, और गुस्से में जो दिल में आया सुना दिया। कुछ देर तक दोनों भाई बहन के बीच कुछ वक्त की चुप्पी छाई रही। फिर अचानक से अनिकेत ही कहता है, एक मिनट रिधिमा, हम आपस में सुनने सुनाने में लगे हैं, पर पॉइंट इज कि मुकुल पर हमला किसने किया? मेरा मतलब है कि अगर हम नहीं तो फिर कौन? कौन है जो बियाना मुकुल का दुश्मन है? अगर ये बात पता चल जाती है तो ये हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि बियान हमारा दुश्मन है और बियान का दोस्त मुकुल है। तो उस हिसाब से वो भी हमारा दुश्मन हुआ, और दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त हुआ ना। अनिकेत की बात सुनकर रिद्धिमा, जो बहुत ध्यान से अनिकेत की बात सुन रही थी, वो अपने कमरे में टहलते हुए कहती है, राइट अनिकेत, ये तो तुमने सही कहा कि हम नहीं तो फिर और कौन है। वैसे तो उस बयान के बहुत दुश्मन है, कमी थोड़ी है। पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बयान की जगह उस मुकुल पर वार कर गया। हिम्मत तो है उस इंसान में, तभी तो सीधा उस बयान की ताकत पर वार किया। शायद वो भी जानता था कि बयान की ताकत वो मुकुल है, तो उसे ही उससे दूर करने की कोशिश किया। पर अफसोस वो बच गया। हमें पता करना होगा कि वो है कौन। अगर पता चला तो फिर हमारे लिए अच्छी बात होगी। दोनों भाई बहन उस इंसान के बारे में सोच रहे थे जिसने बयान की ताकत पर वार किया, और उसकी खोज कैसे की जाए यही सोच रहे थे, ताकि उस इंसान से हाथ मिला अपना फायदा निकलवा सकें। वही बयान इस वक्त मुकुल के कमरे में था और उसके पास बैठकर उससे बातें कर रहा था। तभी वो कहता है, कुछ पता है कि तेरे साथ ये सब किसने किया? और बिल्कुल झूठ मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बिहान ने यह बात बहुत ही सीरियस लुक के साथ मुकुल की तरफ कहा था। मुकुल, जिसकी नजरें इस वक्त बयान पर ही थीं, वो एक गहरी सांस छोड़ता और कहता है, विश्वास करता है ना? ये बात उसने जितने शांत तरीके से कही थी उतनी ही गहरी भी थी। मुकुल की बात सुनकर बयान उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है, कोई शक? जिस पर मुकुल मुस्कुरा देता है और कहता है, मुझे कोई शक नहीं, पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था बिहान, इसलिए जो जवाब है वो कहो। विश्वास है ना? जिस पर बिहान कहता है, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। बिहान की बात सुनकर मुकुल के चेहरे पर एक सुकून था, और वो कहता है, बस उस विश्वास पर विश्वास रख और मुझे कुछ समय दे। मैं सब बता दूंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा, तो तुझे कैसे और क्या कहूँ। ऐसी भी क्या बात है जिस पर तुझे यकीन करने में दिक्कत हो रही है? बिहान ने मुकुल की बात सुनकर उससे कहा, और बिहान की बात सुन मुकुल ने जवाब दिया, बस कहा ना, विश्वास रख, बहुत जल्द हर बात बता दूंगा, लेकिन थोड़ा समय दे। क्योंकि मुकुल आगे कुछ भी और कहता, बिहान ने एकदम से कहा, दिया वक्त, जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले, पर जिस दिन मुझे पता चला कि तेरी इस हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है, आई प्रॉमिस, उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। बिहान ने यह बात जितने विश्वास से कहा था, उसके उस विश्वास को देखकर मुकुल को अब थोड़ी टेंशन हो रही थी। उसने बयान से वक्त तो मांगा था, पर जब वक्त खत्म होगा और चेहरा सामने होगा तब क्या होगा? इधर दूर दूसरे शहर में एक लड़का, बड़ी दाढ़ी, लंबी मूछ और आंखों में काला चश्मा लगाए, एक मार्केट में था। उसका रूप ऐसा था मानो कोई गुंडा हो। तभी वो लड़का अपने हाथों में एक चाकू को घुमाते हुए वहीं कुछ दूरी पर खड़े कुछ लोगों के झुंड के पास जाता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, और भाई लोग, आज कुछ काम नहीं है क्या तुम लोगों को, जो ऐसे ही खाली बैठे हो? और ये बोल उन खड़े लोगों के बीच में से एक के कंधे पर अपना चाकू पकड़ा हाथ रख देता है। उस लड़के की बात सुनकर वो आदमी जिसके ऊपर उसने अपना चाकू वाला हाथ रखा था, वो गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, ओए तू है कौन, और तेरी इतनी हिम्मत
कि जगत दादा के कंधे पर हाथ रखे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने बात भी कर सके, और तू सीधा कंधे पर हाथ रख दिया। है कौन, बोल। ये बात उसने बहुत गुस्से के साथ कहा था। ये क्या वो आदमी जो किसी गुंडे जैसा दिख रहा था, और उसके साथ खड़े बाकी लोग भी उसकी तरह नजर आ रहे थे। वहीं जगत दादा की बात सुनकर वो लड़का कहता है, जगत दादा, आप ही हो ना जगत दादा? मैं आपसे ही तो मिलने आया हूँ, वो भी कितनी दूर से। आप जानते भी हैं, आपके चर्चे तो हमारे शहर में इतने हैं जितने शायद ही किसी हीरो के हों। यह बात वो लड़का बहुत मक्खन लगाते हुए उस जगत दादा को बोला, और उसकी बात सुनकर जगत दादा और वहां खड़े बाकी लोग भी हंस दिए। बयान को नहीं पता था कि हारिका कहाँ है, पर जो लाश उसे मिली थी उसके पास हारिका का सामान, या यह कहें हारिका का मंगलसूत्र और फोन मिलने के बाद भी बयान को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो लाश हारिका की है। ये नफरत थी या कुछ और, ये तो वही जाने। पर उसका विश्वास कितना सही था, यह आगे आने वाला वक्त तय करने वाला था। इधर दूसरी तरफ उस आदमी जो गुंडे जैसा दिख रहा था और जिसका नाम जगत था, उसकी तारीफ वो लड़का कर रहा था। और अपनी तारीफ सुनकर वो जगत दादा बोला, ए, है कौन तू? आज पहली बार इस जगह देख रहा हूँ। और आते ही जगत दादा के कंधे पर हाथ। मेरे बारे में जानने के बाद भी इतनी हिम्मत, कुछ तो बात है रे छोरे। जगत दादा की बात सुनकर वो लड़का बोला, हिम्मत तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी यह हिम्मत अभी और बढ़ानी है, तभी तो आपके पास आया हूँ। चाहता हूँ जैसे आपका नाम यहाँ हर बच्चा जानता है और डर है, यही डर मेरे इलाके में, शहर में भी हो। तभी आपके बारे में पता चला तो बस आ गया आपसे सीखने। उस लड़के की बात सुनकर जगत दादा बोले, बातें तो बहुत अच्छी कर लेता है, काम भी करता है क्या कुछ? और तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा? जगत दादा की बात सुनकर वो लड़का बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको अपना नाम और उस नाम के पीछे का डर बस इस शहर नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी पहुंचाना है। और यकीन मानिए, इसके लिए सही रास्ता मुझसे होकर जाएगा। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो ना ये शहर बल्कि दूसरे शहरों में भी हमारा डर होगा। एक नाम भर से लोग काम जाएंगे, और इसके लिए मेरे पास एक मस्त प्लान भी है। अगर आपने साथ दिया तो आपका और मेरा सपना जरूर पूरा होगा, वो भी जल्द ही। उस लड़के की बात और उसकी बातों के पीछे छुपा उसका कॉन्फिडेंस जगत दादा को अच्छा खासा इम्प्रेस कर गया। जगत दादा उस लड़के को अपने साथ लेकर चले जाते हैं अपने घर। वहां वो उस लड़के से बातें करने लगते हैं, और जैसे जैसे उसकी बातें सुन रहे थे वैसे वैसे जगत दादा की आंखों में हैरानी और चेहरे पर चमक थी। उस लड़के का प्लान सुनकर जगत दादा कहते हैं, वाह मेरे शेर, तेरी उम्र बेशक कम है, पर बातें और हुनर कमाल। आज से तू मेरा पार्टनर। जगत दादा की बात सुनकर वो लड़का भी हंस दिया और बोला, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। जब बात हो ही गई तो जो करना है उसमें देरी कैसी। आज रात ही हमारा प्लान शुरू होगा। जगत दादा भी उस लड़के की बात मान जाते हैं। वो लड़का जगत दादा से हाथ मिला वहां से निकल जाता है। इधर आज एक कमरे में मीटिंग चल रही थी, जिसमें डॉक्टर पंकज, अजय, विनय और नेहा बैठे थे, और उनके साथ कुछ और भी ऑफिसर। उन समय एक ऑफिसर कहता है, हमें अभी यकीन नहीं हो रहा कि मिस सारिका अब हमारे बीच नहीं रही। बहुत कम उम्र और बहुत कम समय में अपने बेहतरीन काम और जज्बे की वजह से उसने सबके बीच एक अलग और खास पहचान बनाई थी। अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि हारिका के साथ ऐसा कुछ हो गया, पर जो भी हो, उसने इस मिशन के लिए बहुत मेहनत की है। और जैसा कि हम कुछ ही कदम दूर हैं इस सब के पीछे छुपे उस मास्टरमाइंड की ओर, और बहुत जल्द वो हमारे सामने होगा, और हम हारिका की मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। इसलिए उसके जाने के बाद नेहा की तरफ देख। हारिका के जाने के बाद इस मिशन को तुम लीड करोगी। ये इसलिए क्योंकि तुम और पूजा हमेशा से हारिका के साथ काम करती आई हो, और हारिका के काम करने का तरीका तुम लोगों को बेहतर पता है। जैसा कि पूजा कुछ दिनों की लीव पर है, तो आप सबको मिलकर जल्द से जल्द उस मास्टरमाइंड का चेहरा सामने लाना है, इससे पहले वो हमारी पहुंच से दूर हो जाए। नेहा और बाकी सबने हामी भरी। इसके बाद वो ऑफिसर चले गए। तभी सबने एक सांस खींची, और अजय ने नेहा से कहा, नेहा, आर यू श्योर कि हारिका मैम हमारे बीच नहीं है? बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक कुछ तो है जो हमारे सामने होते हुए भी छुपा हुआ है। और ये पूजा ने अचानक से लीव क्यों ली? इन 2 सालों में तो कभी नहीं लिया, फिर अचानक से पहले हारिका मैम के मरने की खबर और उसके साथ ही पूजा का लीव लेना। मुझे लगता है इसमें कुछ तो कनेक्शन जरूर है।
अजय की बात पर विनय ने भी कहा, आई थिंक अजय इज राइट। ये सब अचानक से होना, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अचानक से हुआ। और जैसा कि मैंने आरिका को जाना है, वो कुछ भी सोच समझ कर करती है। और अगर ऐसा कुछ है तो जरूर ये करने के पीछे कोई वजह होगी। नेहा इस पर कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और शायद आरिका के ऐसा करने के बारे में पूजा को कुछ आइडिया हो, या शायद वो सब जानती है और वो आरिका का साथ दे रही हो। सब अपने अपने में बातें कर सोच रहे थे, तभी डॉक्टर पंकज कहते हैं, कौन क्या सोच रहा है वो सोचने से अच्छा हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हारिका नहीं है तो भी हमें वो काम पूरा करना है। और एक बात मुझे तुम सबसे बताना है, अस्पताल में रात में जो गैर कानूनी काम होते हैं, इस बात का हमें सिर्फ शक था, पर अब वो शक पूरी तरह यकीन में बदल गया है, क्योंकि मैंने वहां कुछ देखा है, लैपटॉप में है। तुम सबको भी देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस सब में भी उसी मास्टरमाइंड का हाथ है। उसने अपना जाल हर तरफ फैला रखा है, और हम सबको बहुत ध्यान और बारीकी से उस जाल को ना बस काटना है, बल्कि दूसरे लोगों को सेफ भी रखना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने काम पर लगना होगा। नेहा डॉक्टर पंकज की बात पर हामी भरते हुए कहती है, राइट सर। तो फिर हम देर ना करते हुए आज ही उस हॉस्पिटल जाएंगे, और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है रात के अंधेरे में उसे सबके सामने लाते हैं। हो ना हो, इस सब से वो इंसान जरूर बौखला जाएगा जो इस सब के पीछे है। नेहा की बात सुनकर सब कहते हैं, आरिका के इस मिशन को अब पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कह सब उस कमरे से निकल जाते हैं। सबकी परेशानी अलग अलग थी, पर शायद सबकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी थी, और कोशिश थी उन कड़ियों को सुलझाने और सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए। विहान ने अपने आदमियों को लगा दिया था आरिका की तलाश में। उसे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि जिससे नफरत करता था उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों। बस इतना जानता था कि आरिका उसे चाहिए थी, अपनी आंखों के सामने, अपने इस बेचैन दिल के सुकून के लिए जो सिर्फ आरिका को देखने के लिए मचल रहा था। मुकुल की हालत अब पहले से बेहतर थी, पर फिर भी डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह का फिजिकल काम करने से मना किया था जिससे उसकी चोटों पर ज्यादा असर हो। बावजूद इसके मुकुल ज्ञान और किसी की नजरों से बचकर अपने पीछे हुए हमलावर के बारे में जानने के लिए 2 जासूस हायर किए थे। और इसके साथ साथ इस बात के लिए भी कि उसकी बहन जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ उसके और आरिका की बहन अबिका के आसपास जो कोई भी उनके दोस्त या दुश्मन थे, उनके बारे में पता लगा सके। क्योंकि मुकुल के हिसाब से कुछ तो था जो उसकी नजरों से छुपा था, और जो छुपा था वो अतीत से जुड़ा कोई गहरा राज था जिसके सामने आने से बहुत कुछ बदल सकता था, शायद बहुत से रिश्ते भी। नैना भी ठीक थी पहले से, और उसे धीरे धीरे पुराना कुछ कुछ याद आने लगा था, पर पूरी तरह से नहीं। लेकिन वो अभी किसी से बात नहीं करती थी। अतीत में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसका डर अभी उसके जेहन में था, जो उसे उसके आज में नहीं जीने दे रहा था। डॉक्टर पंकज और उनकी टीम में उस रात हॉस्पिटल में हर तरफ अपनी निगरानी रखी, ताकि उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने का कोई सबूत मिल सके। पर शायद उन लोगों की सोच से कहीं आगे वो मास्टरमाइंड था। उसने पूरा प्लान ही बदल दिया, और उस दिन और उसके बाद के कुछ दिन पूरी तरह से शांति थी, मानो ना कोई जुर्म था और ना कोई गुनाहगार। उन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। और इस समय एक बात और हुई कि जो पूजा कुछ दिनों की लीव पर गई थी, अब उससे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर गई तो कहाँ गई। उन सबने कितनी ही बार उसके घर पर भी जाकर पता किया पूजा के बारे में, लेकिन हर बार वहां जाकर यही पता चलता कि पूजा 1 महीने से अपने घर आई ही नहीं। और अब बाकी सबको पूजा की टेंशन के साथ उस पर थोड़ा शक भी होने लगा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। और सबसे बड़ी बात कि सब ये बात सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि जब से आरिका के गायब होने की बात पता चली थी, तब से ही पूजा भी गायब थी। सबके दिमाग में पूजा को लेकर ना चाहते हुए भी बहुत सी तरह की गलतफहमियां भी आने लगी थी कि पूजा को लेकर कि कहीं आरिका के गायब होने के पीछे पूजा का ही तो हाथ नहीं। इस बात का कोई सबूत तो नहीं था, पर पूजा कहाँ थी ये भी तो नहीं पता चल पा रहा था किसी को। हालांकि किसी का भी दिल इस बात की गवाही नहीं देता था कि पूजा गलत हो सकती है, पर दिमाग कहाँ किसी के लिए अच्छा सोच पाता है। दिन बीत रहे थे, सब अपने अपने कामों में लगे थे, पर कामयाबी किसी को नहीं मिल रही थी। इसी बीच वो लड़का भी जगत दादा के साथ काम करते हुए उनका सबसे विश्वास पात्र बन गया था, जिस पर जगत दादा आंख बंद करके विश्वास करते थे।
अपने हर गैर कानूनी कामों और उससे जुड़े लोगों के बारे में, जो अब तक किसी को नहीं बताया, उस लड़के को बता चुके थे। जगत दादा के साथ काम कर रहे बाकी लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि कल के आए लड़के पर जगत दादा इतना विश्वास कर रहे हैं, बल्कि उनके ना रहने पर या किसी काम में बिजी होने पर उनके गैर कानूनी कामों में कब क्या और कैसे करना है, इसका फैसला भी अब वो लड़का करने लगा था, जिसका हक खुद जगत दादा ने उसे दिया था। और इसी वजह से उस लड़के के अब तक जितने दोस्त नहीं बने थे, उससे कहीं ज़्यादा तो उसके दुश्मन थे। और ये सब बात जानते हुए भी उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता था जैसे वो जो करना चाहता है सिर्फ उस पर फोकस था। बाकी कोई क्या करता है, क्या कहता है, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। विहान की माँ और दादी माँ अब अलग घर में रहने लगी थी, क्योंकि रिद्धिमा के आए दिन की बकवास बातें और विहान द्वारिका के जाने के बाद पहले से ज्यादा बदल गया था। उसके पास अब वक्त नहीं था किसी के लिए। घर भी ना के बराबर आता। मीरा और अनिकेत की शादी तय थी, पर ऐन वक्त पर मीरा ने अनिकेत से शादी के लिए मना कर दिया। इसके पीछे वजह क्या थी वो किसी को नहीं बताई। बस विहान से कहा कि उसे अनिकेत से शादी नहीं करनी, और विहान ने बिना किसी सवाल अपनी बहन मीरा के फैसले को सबसे ऊपर रखते हुए उसका और अनिकेत का रिश्ता तोड़ दिया, जिसका गुस्सा रिद्धिमा को हद से ज्यादा था। और वो अब विहान से पहले से ज्यादा नफरत करने लगी। और इस नफरत में अब अनिकेत बराबर में शामिल था, क्योंकि मीरा ने उससे शादी करने से इनकार करके उसके हिसाब से उसकी बेइज्जती की थी, और जिसका बदला उसे अब मीरा से लेना था, किसी भी हाल में। वहीं आज विहान को एक खास मीटिंग में जाना था। यह मीटिंग माफिया गैंग से रिलेटेड थी, और विहान खुद भी एक बिजनेसमैन होने के साथ एक माफिया गैंग का लीडर था, जिसकी खबर बहुत ही कम लोगों को थी, क्योंकि उसकी पहचान लोगों के बीच एक बिजनेसमैन की थी, पर उसका दूसरा काम कुछ और था। न जाने क्यों आज विहान का दिल एक अलग ही शोर कर रहा था। कुछ अलग से एहसास उसे महसूस हो रहे थे, जैसा कभी आरिका के आसपास होते महसूस होता था। पर आज 2 महीने बाद विहान खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। और इसी सोच के साथ वो उस जगह पहुंचा जहां आज ये खास मीटिंग होने वाली थी। जंगलों के बीच से होकर जाता है ऐसा रास्ता जिसके अंत का कुछ पता नहीं था। रात के अंधेरे में वो जंगल कितना खतरनाक लग रहा था। जंगली जानवरों की लगातार आती आवाजें वहां के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। और कोई नॉर्मल इंसान शायद ही ऐसी किसी जगह आने की गलती कभी भी करेगा। लेकिन इसी जंगल की कच्ची सड़कों पर उस रात के अंधेरे में एक गाड़ी की रोशनी नजर आई, जो अपनी रफ्तार से बिना किसी डर के बस आगे चल रही थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी में बैठे इंसान को शायद ना इस जंगल के अंधेरे से डर था, और ना इस जंगल में रहने वाले खूंखार जानवरों का। गाड़ी एक सेकंड के लिए भी कहीं पर नहीं रुकी। वो पहले के हिसाब से और तेज रफ्तार से अपना रास्ता तय करते हुए एक जगह पर आकर रुकती है, और तब उस गाड़ी में से एक इंसान अपने पूरे रौब के साथ उतरता है। आंखों में जैसे हजारों राज और चेहरे पर गजब का एटीट्यूड। और ये इंसान कोई और नहीं विहान था, जो अपने सामने मौजूद उस घर की तरफ देख रहा था, जो इस खतरनाक जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। विहान की नजरें उस घर पर थी, जिसमें इसमें लाइटें जल रही थी, जिसका मतलब साफ था कि कोई था उस घर में रहता, जिस वजह से विहान इतनी दूर और ऐसी जगह पर आया था। पर मजाल है उसके चेहरे पर किसी तरह का डर या घबराहट हो, बल्कि हमेशा वाला उसका ऑरा था, जो उसे औरों से अलग बनाता था। विहान अपने लंबे कदमों के साथ उस घर की ओर बढ़ा तो देखता है वहां बाहर कुछ लोग खड़े थे, हाथों में बंदूक लिए। वो लोग विहान की तरफ देख अपना सिर झुका लेते हैं, और विहान भी बिना उनकी तरफ ध्यान दिए उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ रखी चेयर पर पहले से ही कुछ लोग और भी बैठे थे, जो शकल से ही खतरनाक लग रहे थे। किसी की आंखों के पास कट का निशान, तो किसी के गालों पर। चेहरे पर इतने कट के निशान थे जो उन लोगों को खतरनाक और बदसूरत दिखा रहे थे। और उन सब लोगों में एक बिहानी था, जो हर तरह से परफेक्ट और हैंडसम नजर आ रहा था। बिहान वहां मौजूद हेड चेयर पर जाकर बैठ जाता है, और तब उसकी नजर एक जगह जाकर रुक जाती है, और एक अनजान पर जाना पहचाना सा चेहरा देख उस पर बिहान की नजरें टिक जाती हैं, और बहुत गहराई से उस चेहरे की तरफ देखने लगता है। और तभी बिहान को इस तरह से उस इंसान की तरफ देखते देख वहां मौजूद एक इंसान, जो कोई और नहीं जगत दादा थे, वो अपनी चेयर से उठते हुए कहते हैं, बॉस, ये नया है अभी, पर सच मानिए इसका काम देखकर मैं खुद भी हैरान हूँ। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाता अगर इसने मेरे साथ
और मेरे लिए काम ना किया होता, और काम भी ऐसा जिसे करने से पहले कोई भी 2 बार सोचे। पर इसने बिना कुछ सोचे वो काम करने के लिए बढ़ा, बल्कि पूरा भी किया। आज के समय ये मेरे सब आदमियों में से सबसे वफादार साथियों में से एक है। जगत दादा एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह गए, और उसकी बातों को सुनकर सबका ध्यान एक बार जगत दादा की ओर जाता है, तो एक बार उस लड़के की तरफ, जिसकी उसने इतनी सी देर में इतनी तारीफ की। क्योंकि जहाँ तक सब लोग जानते थे कि जगत दादा उनमें से था जो किसी की कमी निकाले, न कि तारीफ करे, और वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो देखने में ही किसी छुई मुई से कम नहीं था। सबकी तरह बिहान की नजरें भी उस लड़के पर थी, और उस लड़के की नजरें भी बिहान पर। न जाने उन नजरों में ऐसा क्या था जो बिहान को एक अलग सी फीलिंग दे रहा था। तभी बिहान कहता है, ओके, और ये बोल वो अचानक से अपने पास टेबल पर रखा एक चाकू उस लड़के की तरफ फेंकता है। सब लोग बिहान की हरकत से हैरान थे, और सबकी नजरें अब उस लड़के की तरफ जाती हैं, तो सबकी हैरानी और बढ़ जाती है। क्योंकि जिस तरह से बिहान ने अचानक से यह हरकत की थी, उससे किसी का बचना आसान नहीं था। किसी तरह की चोट मुमकिन थी, पर यहाँ अलग था। बिहान का फेंका चाकू उस लड़के ने अपनी 2 उंगलियों के बीच फंसा रखा था, जो खुद में ही हिम्मत वाली बात थी, और इस हिम्मत के लिए चाहिए थी कड़ी ट्रेनिंग। बिहान के होंठ थोड़े तिरछे से मुड़ जाते हैं, और वो जगत दादा से कहता है, आई लाइक इट। आज से ये लड़का मेरे लिए, मेरे साथ काम करेगा। बिहान की नजरें ये सब कहते हुए उस लड़के पर ही थी। शायद वो उसके एक्सप्रेशन देखना चाहता था, पर उस लड़के का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसे बयान की बात से ना कोई खुशी हुई और ना ही दुख। जगत दादा कहते हैं, बिल्कुल बॉस। उसके बाद उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस, खबर मिली है कि वो लोग हमारे बारे में छानबीन करने के पीछे पड़े हैं, और उनकी जो जीप थी वो शायद गायब है। पर हमने पता करवाया तो पता चला कि एक रोड हादसे में वो मर चुकी है, और उस मिशन पर उसकी जगह उसकी एक टीम मेंबर काम कर रही है। हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि वो पहले वाली चीफ नहीं है, क्योंकि अब तक उसने हमारे कितने ही काम को न बस बिगाड़ा, बल्कि हमारे माल को बर्बाद तक किया है। मर गई तो अच्छा ही हुआ। थी तो एक लड़की ही, पर हमारे लिए खतरनाक बन चुकी थी। साली मर, और इसके साथ ही एक आवाज, दाएं। एक चाकू पूरी स्पीड से उस आदमी के मुंह के अंदर घुसता है। उसके आसपास बैठे सब लोग हैरान थे कि ये क्या हुआ और किसने किया। और तब सबकी नजरें वहां बैठे बयान के चेहरे पर गईं, जिसका चेहरा गुस्से से काला और आंखों में एक आग जल रही थी। ये क्यों था, ये किसी को समझ नहीं आया। आया भी तो बस इतना कि जरूर उनके सामने दर्द से तड़प रहे उस इंसान ने कुछ तो ऐसा गलत कह दिया जो उसे नहीं कहना था। बयान इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, और उस लड़के की नजरें पूरी तरह से बयान पर थीं। बिहान का ये रूप देखकर जहाँ सबके चेहरे पर बिहान के प्रति डर और खौफ था, वहीं उस लड़के का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। बिहान के हाथों में इस वक्त उस इंसान का बेहिसाब खून लगा था, जिसने उस चीफ, जो कोई और नहीं आरिका ही थी, और ये बात बिहान बेहतर जानता था। जो कोई उस आदमी के मुंह से आरिका के बारे में सुनकर ही बिहान का इस कदर खून खौल उठा कि उसने बिना किसी देर और किसी की परवाह किए बगैर ही उस आदमी को इस कदर सजा दी थी। सबकी आंखों में बयान के प्रति जो डर था वो और भी कई गुना बढ़ गया था। सबके चेहरे पर डर था, खौफ था, पर अगर कोई शांत था तो वो लड़का, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा था। कुछ वक्त बाद वहां से उस आदमी की लाश को ऐसे हटा लिया गया जैसे वहां कुछ था ही नहीं। बयान का चेहरा भी अब पहले की तरह खतरनाक नहीं था। चेहरे पर वही हमेशा वाला कोल्ड एक्सप्रेशन। बयान सबकी तरफ एक नज़र देखकर कहता है, किसी को कोई सवाल करना है? बयान की बात सुनकर सब उसकी तरफ देख अपना सर नामे हिला देते हैं। कोई पागल थोड़ी था जो बयान से सवाल कर अपनी मौत को दावत देता। सबकी ना सुनकर बयान कहता है, फिर ठीक है, अब सब लोग जा सकते हैं, और अपना अपना फ़ोन ऑन रखना। एक मैसेज सबके फ़ोन पर आएगा, और उसके हिसाब से ही आगे काम करना है। बयान की बात सुनकर सब अपनी जगह से उठते हैं और दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं, और उनके सबके साथ ही जगत दादा और उनके साथ वो लड़का भी। उन दोनों को जाते देख अपनी कड़क आवाज में कहता है, रुको। बयान की ये आवाज के साथ जगत दादा और उस लड़के के कदम रुक जाते हैं, और वो पलट कर देखते हैं तो बयान अपनी कड़क आवाज के साथ कहता है, जगत तुम जाओ, और ये लड़का अब से यहीं रहेगा और मेरे अंडर काम करेगा। तुमने इतनी तारीफ की है इसकी, तो देखना तो बनता है ना कि क्या सच में यह उतनी तारीफ के लायक है भी कि नहीं।
बयान की बात सुनकर जगत दादा बिना किसी सवाल वहां से चले जाते हैं और अब वहां वो लड़का खड़ा था और कुछ कदमों की दूरी पर बिहान अपनी हैड चेयर पर किसी राजा की तरह। बिहान उस लड़के को अपनी एक उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा करता है, जिसे देख वो लड़का बिहान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो बिहान उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जिससे वो लड़का अब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। वो अपनी नज़रों को चुराने लगा और बिहान उसकी नज़रें पूरी तरह से उस लड़के को ही स्कैन कर रही थी। इसलिए वो उस लड़के को इस तरह से अजीब बिहेव करते देख अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहता है, ए, तुम्हें लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद करो। बिहान की बात सुन वो लड़का सकपका गया और बोला, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ और मेरा नाम रियांस है। उस लड़के की बात सुनकर बिहान के होंठ तिरछे हो गए और वो बोला, ओह रियली, तुम एक लड़की नहीं हो, तुम्हारा नाम रियांस है, पर तुम्हारी आवाज़ तो किसी लड़की की तरह है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बिहान की बात सुन वो लड़का कहता है, आई नो, बट मेरी आवाज़ शुरू से ही ऐसी है और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी आवाज़ से किसी तरह का लेना देना है। आपको काम से मतलब है और मुझे काम करने से। बस। ये बात उस लड़के ने जिस तरह से कही थी, बिहान के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जैसे ठीक यही लाइन उसने पहले भी किसी के मुंह से सुनी थी। फ्लैशबैक। बिहान किसी बात पर हारिका से कह रहा था कि तुम मेरा दिया ये काम कर सकती हो। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वही बिहान के सामने खड़ी हारिका थोड़े गुस्से के साथ बिहान की बात का जवाब देते हुए उससे कहती है, आपको इससे मतलब नहीं है कि मैं ये कैसे करती हूँ। आपको अपने काम से मतलब है मिस्टर सिंह, और मुझे अपना काम करने से। बस। फ्लैशबैक एंड। बिहान को उस लड़के के मुंह से कही गई वो लाइनें सुनकर हारिका की याद आ गई, जिसे याद कर वो मुस्कुरा दिया और उस लड़के की तरफ देखने लगा। और वहीं बिहान को इस तरह से अपनी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए देख वो लड़का अजीब सी शक्ल बना लेता है। बिहान कहता है, चलो, और ये बोल वो अपनी चेयर से उठकर उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है, पर फिर उसके कदम रुक जाते हैं। अपने पीछे किसी को ना आते देख वो बिना पीछे पलटे ही अपनी कड़क आवाज में कहता है, मुझे एक ही बात को दोहराने की आदत नहीं है, तो अगर अभी के अभी अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो यू डोंट नो, सो आई टेल यू कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, और तब तुम चाहोगे तो भी बचना मुश्किल है। और एक बात, तुम हो तो बेशक एक लड़का, पर हरकतें और आवाज़ किसी लड़की से कम नहीं है। तो सोच लो, कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो फिर बाद में तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। बिहान अपनी बात के अपने कदम आगे बढ़ा लेता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। और वहीं बिहान की बातें या यह कहें डायरेक्टली दी गई धमकी सुनकर उस लड़के की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर जल्दी ही खुद को संभाल वो भी उस कमरे से बाहर निकलता है और बिहान को खोजता आगे बढ़ता है। पर अब उसकी आंखों में एक गुस्सा था। बिहान अपनी कार के अंदर बैठा था और उसकी नज़र ठीक सामने की तरफ से थी, जहां सामने से वो ही लड़का यानी कि रियाज अपने धीमे कदमों के साथ बिहान की कार की तरफ आ रहा था। और उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो बिहान बहुत अच्छे से देख सकता था, और ये भी कि रियाज के चेहरे पर जो गुस्सा था उसकी वजह वो खुद था। ऐसा पहली बार था कि उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, वरना तो आमतौर पर किसी को खुद पर इस तरह से गुस्सा करते देख बिहान का गुस्सा खुद में ही भयंकर था। पर आज बिहान बिल्कुल शांत था। रियाज उसकी कार की तरफ आता है तो बिहान कहता है, सामने घर से मेरी कार तक आने में 3 मिनट का वक्त लग गया। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि उस जगत ने तुम्हारे अंदर ऐसा भी क्या देख लिया जो तारीफ करते नहीं थका। वैसे एक बात है, अगर तुम कोई लड़की होती तो फिर भी समझ आता, पर तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ नहीं है। पर हरकतें तो, ये कह वो एक बार फिर रियाज को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जो देखकर रियाज गुस्से में बिहान की तरफ एक नज़र घूर कर देखता है और फिर कार में जाकर बैठ जाता है और धीमी आवाज में बिहान की तरफ देखकर कहता है, वैसे सुना है आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही और उनको गए अभी कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और उनकी डेथ कोई नॉर्मल भी नहीं थी, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपको आपकी वाइफ के जाने का थोड़ा भी दुख है। लगता है आप भी उनको पसंद नहीं करते थे, शायद इसलिए उनके जाने का आपको कोई गम नहीं था। यह कहते हुए रियाज के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी, जिसका मतलब साफ था कि उसने जो कुछ भी कहा था बिहान से वो सब जानबूझकर कहा था, ताकि बिहान बढ़ के उस पर नाराज हो, जिस वजह से उसका ध्यान उस पर से थोड़ा कम हो। वो बहुत ध्यान से बिहान के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, लेकिन रियाज ने जैसा सोचा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
और जो हुआ उसके बारे में रियाज ने सोचा नहीं था। बिहान एकदम से उसके करीब आता है, इतना कि उसका चेहरा रियाज के चेहरे से कुछ इंच ही दूर था और दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि दोनों के मुंह से निकलती उनकी गर्म सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। रियाज की आंखों में बिहान गहरी नजरों से देखने लगता है, जिस वजह से रियाज उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर पीछे करने की कोशिश करता है। पर बिहान का अच्छा खासा बॉडी बना है, बॉडी बिल्डर जैसा नौजवान अब कहाँ रियाज से एक दुबला पतला लड़का कहाँ ही बिहान को खुद से दूर कर पाता। दूर करना तो दूर, वो तो बिहान को एक इंच हिला भी नहीं पाया। वहीं उसकी इस हरकत से बिहान की आंखें एक पल को बंद हो गईं, मानो बेचैनी से भरे दिल को थोड़ा सुकून मिला हो। वो फिर अपनी आंखों को खोलता है तो रियाज को गुस्से में खुद की तरफ देखता देख बिहान मुस्कुराकर कहता है, पहली बार किसी लड़के के इतने करीब आया हूँ। जानते हो, मेरा एक दोस्त है मुकुल, दोस्त नहीं भाई है, या यही कहूँ उससे भी बढ़कर। बहुत टाइम हमने साथ बिताया है, पर जो फीलिंग तुम्हारे साथ आई है वो कुछ अलग है। बयान की बात सुनकर रियाज अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, अरे अरे रुको जरा, ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ अंदाजा भी है आपको? आप लोग पैसे वाले हो तो आप सबके लिए ये सब नॉर्मल है, पर मेरे लिए नहीं। देखिए, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, इसलिए मुझे लेकर जो भी आपकी गलत सोच है उसको काबू में रखिए। मैं काम करने में अच्छा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि वैसा काम भी जैसी आपकी हरकतें बता रही हैं। रियाज की बातों को सुनकर बियान का मन कर रहा था कि खूब जोर से हंसे, पर वो किसी तरह से अपनी हंसी को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे रियाज के साथ अच्छा लग रहा था और उसके लिए सोच जान और मजा आने लगा था। इसलिए वो रियाज के साथ और शरारत करने की सोचता है। मियाँ रियाज की बात सुनकर कहता है, कैसा काम और कैसी गलत सोच? मैंने तो अब तक ना कोई काम करने को कहा और ना ही कोई ऐसी हरकत की है, तो फिर तुम कौन सी हरकत की बात कर रहे हो? तुम्हारे हिसाब से मैं कैसा हूँ? क्या तुम्हारे हिसाब से मैं उन लोगों में से हूँ जिनको लड़के पसंद आते हैं? देखो, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर यह बात पहले की थी। पर जब से तुमसे मिला हूँ, ये कहना गलत होगा कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लड़के नहीं, बस एक लड़का जरूर पसंद आया है, और वो हो तुम। तो फिर म्यान इससे आगे बोलते हुए चुप हो जाता है और फिर थोड़ा रुक कर कहता है, क्या सुना तुमने मेरी वाइफ के बारे में? ये कह अपनी गहरी नजरों से रियाज की तरफ देखने लगता है और फिर आगे कहता है, तुमने जो सुना था वो सच ही सुना था कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर ऐसा इस दुनिया वालों की सोच है। पर मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जिंदा है। और रही बात दुख का, तो दुख जाने वाले का होता है, जो है उसका नहीं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गए, तो अब चलो, क्योंकि मुझे सुबह तक किसी भी हालत में पहुंचना है और तुमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है मुझे अपनी बातों में लगाकर, और मैं और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अपनी सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि अब ये कार हवा से बातें करने वाली है। और ये कहने के साथ ही बिहार ने फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर दी। रियाज अभी बिल्कुल नॉर्मल था। कोई और होता तो बिहान की इतनी फास्ट ड्राइविंग को देख डर जाता और बिहान को जरूर कार को स्लो स्पीड में चलाने के लिए कहता। पर रियान शांत था, चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। वो कार की विंडो को ओपन कर बाहर से आती ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगता है। बिहान एक नज़र उमर रियाज की तरफ देखता है और फिर अपनी नज़रों को सामने की तरफ कर अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता है। बिहान की शरारती और अजीबोगरीब बातें सुनकर रियाज की आंखों में हैरानी उतर आई और उसने बिहान से साफ शब्दों में कह दिया कि वो पैसे वाला है, तो उसकी दुनिया में होगा लड़कों के साथ इस तरह से बातें करना, पर वो उनमें से नहीं है। उसे ना इस तरह की हरकतें नहीं पसंद और ना ही ऐसी बातें, तो वो उससे भी ऐसी बातें ना करे। रियाज की बातों को सुनकर बिहान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वो अब रियाज को और ज़्यादा परेशान ना करते हुए अपनी कार को स्पीड के साथ आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और जिस जगह वह लोग थे वह एरिया बिल्कुल सही नहीं था। हालांकि उसे खुद के लिए बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, पर इस वक्त वह अकेला नहीं था, इसलिए वह समय रहते सही जगह पर पहुंचना चाहता था। कुछ वक्त बाद बिहान अपने फार्म हाउस के सामने रुका था, जो उस घने और वीरान जंगल से थोड़ा हटकर था। हालांकि था तो वो भी जंगल एरिया में ही, पर वहाँ सिर्फ जंगल नहीं बल्कि काफ़ी खूबसूरत जगह भी थी। और यहाँ बिहान ने अपने लिए एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ वो भाग दौड़ वाली जगह से दूर कुछ वक्त का सुकून लेने आया करता था।
इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, मुकुल को भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब वो अपने सुकून के पलों को तलाशने इस जगह आए तो कोई भी उसे परेशान करने आए। पर आज पहली बार वो अकेला नहीं, बल्कि अपने साथ किसी के साथ आया था। रियांश को, जिसे वो कुछ वक्त पहले ही जानने लगा था। यह ऐसा सिर्फ किसी को लग रहा था, पर बयान का बिहेवियर जैसा था, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था जैसे वो बयान को कितने अच्छे से जानता था। रियांश, जो वहीं खड़ा होकर अपने सामने बने उस फार्म हाउस की तरफ देख रहा था, जो पूरी तरह से सफ़ेद पत्थरों से बना था और उसकी खूबसूरती ऐसी जो किसी के भी आंखों में समझ आए। रियांश को भी ये जगह बहुत पसंद आई थी और ये उसकी आंखों की चमक से ही पता चल रहा था। और उसके मुंह से निकलता है, दुष्ट राक्षस लोगों की पसंद भी इतनी खूबसूरत होती है, ये बात पहली बार देखा है। रियांश ने इतना ही कहा था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, अभी जाना ही कहाँ है इस दुष्ट राक्षस के बारे में कि उसे खूबसूरती की कितनी परख है। बट डोंट वरी, बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। और यह बोल वो रियांश का हाथ पकड़ अपने साथ फार्म हाउस के अंदर लेकर चला जाता है। वो बयान की इस हरकत पर रियाज किसी कटी पतंग की तरह उसके साथ हो लिया। कुछ देर बाद बयान के साथ रियाज इस वक्त एक कमरे में था, तो रियाज ने कहा, आप मुझे अपने साथ इस कमरे में लेकर क्यों आए? इतना बड़ा फार्म हाउस है, तो मुझे नहीं लगता कि इस कमरे में बस यही एक कमरा होगा। और भी होंगे, तो मुझे कोई और रूम दे दीजिए। और वो क्यों? रियाज की बात सुनकर बयान कहता है, जिस पर रियाज कहता है, क्योंकि मैं आपके साथ एक ही रूम शेयर नहीं करना चाहता। जिस पर बयान अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, और वो क्यों? रियाज कहता है, क्योंकि जिस तरह से आपकी बातें और हरकतें हैं, मैं आपके साथ एक ही रूम शेयर करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। आपका क्या पता कब आप क्या कर जाएं? यू मीन टू से जबरदस्ती टाइप? रियाज की बात सुनकर बयान शरारती अंदाज में कहता है। रियाज भी उसकी बात पर कहता है, राइट, जबरदस्ती टाइप नहीं, जबरदस्ती ही। आई वांट अदर रूम। रियाज ने कहा, इस पूरे फार्म हाउस में कमरों की कमी नहीं, पर यहाँ मेरे अलावा ना कोई रहता है और ना कोई आता है। तो मेरे इस अकेले कमरे के अलावा कोई और रूम रहने के लायक नहीं। तो तुम चाहो या ना चाहो, रहना तो मेरे साथ ही है। और ये कह वो कहता है, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने, तो तुम चाहो तो हम दोनों इस कमरे के साथ बाथरूम भी शेयर कर सकते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बयान की बात सुनकर रियाज कहता है, आप एक डेविल नहीं, निहायत ही बेशरम इंसान हो। समझ भी आ रहा है क्या बोल रहे हो। लोगों के साथ लड़कियां सेफ नहीं, पर आपकी बातों और हरकतों से लग रहा है कि आप जैसों के साथ तो लड़के भी नहीं सेफ हैं। इसलिए मैं चला, आप रहो इस कमरे में, मैं अपने लिए देख लूंगा। और वो ये कहकर 1 मिनट और उस कमरे में बयान के साथ नहीं रुकता और कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर आकर वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता है, तो पाता है कि वो फार्म हाउस जितना बाहर से देखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव और परफेक्ट था, जैसे खास तौर पर इस जगह के लिए ही हो। रियाज को वहाँ एक और कमरा दिखता है और उसके कदम उस कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, पर वो कमरा और कमरों से अलग था। रियाज के कदम उस कमरे के बाहर जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर लॉक लगा था। रियाज अपने कदम पीछे लेने लगता है और वो कुछ ही कदम पीछे हुआ था कि किसी से टकरा गया, और ये देख वो पीछे पलटता है कि किसी के हाथ उसे अपने कंधों पर महसूस हुए। वो वहीं थम गया और पीछे से आवाज आई, ऐसे किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करना इज नॉट गुड। मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की पर्सनल और प्राइवेसी में दखलंदाजी करने का। मैं बस घूम रहा था और यहाँ आ गया, जा ही रहा हूँ। व्यास ने इतना कहा ही कि बयान कहता है, यहाँ तक आकर बिना उस जगह को देखे जाना जिसके लिए तुम्हारे कदम यहाँ तक आए, क्या ये गलत नहीं होगा? नहीं, गलती से आ गया था और इसलिए यह गलती थी, व्यास ने अपनी सीरियस आवाज में कहा, और बयान को एकदम से खुद से दूर कर आगे निकल गया। व्यास की ऐसी बातों को सुन बयान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए। वो अपनी गहरी आवाज में कहता है, गलती से कुछ नहीं होता, और अगर होता है तो वो गलती नहीं। और कुछ गलतियों की सजा होती है और कुछ गलतियां खूबसूरत होती हैं। और जो गलती आज तुमसे होने वाली थी, वो गलती खूबसूरत थी या सजा के लायक, ये जल्द पता चलेगा। लेकिन इस तरह दूर होने से नहीं, बल्कि उस गलती के और भी करीब आने और करीब से जानने के बाद। जो आज होगा, और यकीन मानो बहुत ही दिलचस्प होगा। बस इंतजार करो, क्योंकि बयान सिंह राजावत को गलतियां करना और करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। पर आज एक गलती होगी और वो मेरी मर्जी से होगी, जिसमें शामिल कोई और भी होगा।
विहान यह सब कह उस कमरे की तरफ देखने लगता है जिसके दरवाजे पर लॉक लगा था। आज विहान बहुत अजीब बातें और हरकतें कर रहा था जो उसके नेचर से बिल्कुल ही अलग था। और ऐसा क्यों था, ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट।